लैंड कर गया। लेकिन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के नेशनल सेंटर फॉर मीटियोलॉजी के डिप्टी डायरेक्टर का कहना है कि क्लाउड सीडिंग का जहाज उस दिन टेक ऑफ तो जरूर हुआ था, लेकिन इसने सीडिंग एक्टिविटी नहीं की थी। क्लाउड सीडिंग दुबई में पहली बार 1990s में यहाँ पानी की शॉर्टेज से निपटने के लिए शुरू की गई थी। क्लाउड सीडिंग का बेसिक रूल ये है कि जब भी ऐसे बादल देखे जाएं जो अभी बन रहे हों, उस वक्त उनके ऊपर जहाज के जरिए पार्टिकल्स स्प्रे किए जाते हैं, जो मोस्टली नमक या फिर सिल्वर आयोडाइड होता है। ये नमक जब बादलों में मौजूद मॉइस्चर से कांटेक्ट में आता है तो वेपर्स पहले आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट होते हैं और फिर भारी होने की वजह से बरसना शुरू हो जाते हैं। नीचे आते आते जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है तो ये बर्फ से ड्रॉपलेट्स में बदल जाते हैं। अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स क्लाउड सीडिंग ना करे तो यही बादल नेचुरल तौर पे कहीं और जाकर बरसेंगे। पर क्या वाकई ये बारिश और फ्लड्स जिन्होंने दुबई और ओमान में तबाही मचाई, ये क्लाउड सीडिंग का ही नतीजा था या नहीं? क्योंकि लोगों का कहना है कि पहले से आने वाले तूफान की वजह से क्लाउड सीडिंग ने इस पर कैटलिस्ट का रोल प्ले किया और तभी मामला दुबई के हाथों से निकल गया। पर मेरी जांच से ये मालूम पड़ता है कि इतनी ज्यादा बारिश क्लाउड सीडिंग का रिजल्ट नहीं हो सकती, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट हमने ट्रैक किया वो सिर्फ यूएई के ऊपर ही घूम रहा था, ना कि ओमान के ऊपर। जबकि सैटेलाइट व्यू में देखा जाए तो बादल खुद ओमान की तरफ से आ रहे थे। एक्सपर्ट्स का भी कुछ इसी तरह का ख्याल है। वेदर एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्लाउड सीडिंग से बारिश जरूर होती है, लेकिन इस कदर ज्यादा बारिश नहीं कि सैलाब की सूरत पैदा हो जाए। माहिरीन का कहना है कि क्लाउड सीडिंग से बारिश पैदा नहीं की जाती, बल्कि बारिश तो पहले से हवा में मौजूद होती है, उसको सिर्फ बरसाया जाता है। इसीलिए क्लाउड सीडिंग को इस फ्लड का जिम्मेदार ठहराना किसी सूरत भी ठीक नहीं है।